यहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग डिपार्टमेंट। और सर माइक ले लीजिए। माइक ले लीजिए सर माइक ले लो। माइक आवाज आई नहीं। हेलो, हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं यहाँ पे प्रधान वैज्ञानिक हूँ और इस बर्बरी प्रचेष्टा में इंचार्ज भी हूँ। और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने फील्ड में भी राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, इन जगह काम किया है। मोबाइल नंबर तो खैर छोड़ो। अच्छे की बात नहीं है। क्या देखिए कि एक साल में यहाँ पे 1 से 1,500 लोग ट्रेनिंग में लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि वो चाहे जब फ़ोन कर देते हैं। तो हमारा जो जॉब है वो थोड़ा सा केवीके से हटके है ना। अच्छा, फिर हमें भी बुरा लगता है कि कोई बार बार फ़ोन कर रहा है और हम उससे रेस्पॉन्स न दें, है ना। और एक तो जो है उसके लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है, मिलना नहीं, वो काम नहीं करते। दूसरा ये है कि आप जो है ना मेरा मेल आईडी नोट वो हाँ, मनोज MANOJ मनोज सभी स्मॉल होगा मनोज NAIP कंटिन्यूएशन में है, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। पहले मैंने इस प्रोजेक्ट चलाया था तो इसलिए रख दिया NAIP@gmail.com। NAIP@gmail.com। सर NAIP P फॉर पिकॉक, हाँ है ना, P फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और ऐसे जो है gmail.com, हाँ, ऐसे क्या है कि जब आप में से ऐसा मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारे लोग एस्पिरेंट हैं, वो चाहते हैं कि हम गोट फार्म खोलें। तो और जो लोग थोड़ा सा गोट फार्म खोले हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिर मेरे टच में आते जाएंगे। फिर बाद में उन्हें मैं नंबर दे देता हूँ, थोड़ा आदमी देख के भी है ना। हाँ, वो भी है। तो यहाँ जो है क्या है कि हमारा जो अभी एक में थ्योरी की क्लास भी होगी, लेकिन अभी हमारा ये है कि जो फार्म पर जो रूटीन मैनेजमेंट है ना, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, लेकिन मैं जो है 4-5 आपको बुनियादी बात बताना चाहता हूँ। जो लोग गोट फार्म खोलना चाहते हैं या इसमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जहाँ पे भी आप फार्म खोलें, है ना, तो वो जो जगह है वो इस हिसाब से हो कि वहाँ पे बरसात का पानी का ठहराव नहीं हो। नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या है कि नस्ल का जो चुनाव है वो 2-3 चीज़ों को रख के करें। पहली बात कि आप किस पर्पस के साथ खोलना चाह रहे हैं, कि आपकी मीट के लिए है, मिल्क के लिए है या दोनों के लिए है ना। तो उसमें क्या है कि आप फिर प्रोपोर्शनेट वेटेज दे लें, है ना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप जब अपना फार्म स्टार्ट करें तो 1 साल तक 25-30 बकरियों से ज़्यादा से न करें। और जो लोकल गोट्स हैं जिस एरिया की, है ना, उनके साथ करें। मतलब डिस्टेंट लोकेशन से बकरियों को लेके न आए। उसका कारण ये है कि आप कितनी भी अच्छे से ट्रेनिंग ले लें, लेकिन फिर भी 1 साल लगता है सीखने समझने में। ज़्यादातर लोग जिन्होंने फार्म खोले हैं तो पहली साल उनका लॉस में जाता है। तो वो जो लॉस का लेवल है वो कम हो, है ना। अगर ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो डिमोरलाइज हो जाएंगे, फिर आप उसको आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 25 बकरियों के साथ है, उसमें 4 से अगर अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं तो फिर जो है इतना नुकसान नहीं रहेगा, है ना। तो
अब है क्या, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूँ कि अभी मैं देहरादून में गया हुआ था, तो वहाँ मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है बीटल गोट लेके आए, जमुनापारी बकरियाँ भी लेके आए, और उनकी जो सर्वाइवलिटी थी वो बहुत कम थी और जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी कम थी। समझ में आ रहा है ना? जी जी सर। हाँ, अगर नहीं आए तो बता देना। मतलब उनका जो है ना उत्पादन था, उत्पादकता थी वो भी कम थी और मृत्यु दर ज़्यादा रही। कारण ये था कि जो वहाँ पर ग्रीन फॉडर था उसको बीटल और जमुनापारी नहीं खा रही, लेकिन जो पहाड़ की जो लोकल गोट्स थी वो खा रही थी। जैसे कि किसी आप उत्तर भारत के आदमी को साउथ में ले जाओ, कहा बेटा रोज तू चावल खा, तो उसे बड़ी दिक्कत होती है एडेप्ट करने में, है ना? हाँ हाँ, कुछ कुछ कर भी जाते हैं, तो ऐसे उनमें होता है ना? तो और क्लाइमेट का भी जो है प्रभाव रहता है, तो वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। हालांकि ये हमारे हाथ में नहीं है, मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी 6 महीने से लेके और 1-1.5 साल 2 साल तक के जो जानवर हैं वो अपेक्षाकृत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा एजेड जानवरों को लेके आते हैं तो वो मुश्किल से अडेप्ट करते हैं। फिर सिमिलर क्लाइमेट के भी इजीली अडेप्ट कर जाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि जैसे हम लोग तो ट्यून्ड हैं कि जो डिस्टेंट लोकेशन से जब ट्रांसपोर्ट करके जानवर लाते हैं तो वो जानवरों में जो भी इन्फेक्शन जैसे पीपीआर का या किसी चीज़ का मिनिमम लेवल पे है तो वो जर्नी स्ट्रेस से वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो भी बहुत दिक्कत रहती है। तो जब भी आप जो है जानवरों को ट्रांसपोर्ट करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत लगातार एक लंबी जर्नी के साथ न हो। एक और बात है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर ऐसे बताना चाहूँगा कि जमुनापारी बकरी है तो हम ये इम्प्रेशन लेके चलते हैं कि सभी बकरियों के नीचे 2-2.5 लीटर 3 लीटर 4 लीटर दूध होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी ब्रीड की बात करते हैं तो ब्रीड का मतलब होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। यानी आपको 300 ग्राम दूध देने वाली मिलेगी, 1 किलो देने वाली मिलेगी, 2 किलो देने वाली मिलेगी और 4 किलो देने वाली मिलेगी। तो ब्रीड अपने आप में परफेक्ट पैरामीटर नहीं है एनिमल के सिलेक्शन का। ब्रीड के साथ साथ जो इंडिविजुअल एनिमल है वो बहुत मैटर करता है कि आप कितने हाई मेरिट एनिमल को अपने फ्लॉक में लेके आ रहे हैं। ज़्यादातर मैंने किसानों को देखा है, बकरी पालकों को देखा है कि साहब हमारी तो बीटल है, हमारी तो जमुनापारी है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हाई पोटेंशियल की है। ऐसे ही ब्लैक बंगाल है, तो ज़्यादातर जो बिहार के, बंगाल के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के लोग मिलेंगे तो वो कहेंगे कि साहब ये बड़ी छोटी रहती है, दूध इसके नीचे बहुत कम है, बच्चों को पिला नहीं पाती। ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसमें भी जब आप ऐसे जानवरों को ढूंढेंगे तो आपको ब्लैक बंगाल में ऐसे बकरे मिलेंगे जिनका वजन 24 किलो 25 किलो, मैंने तो 32 किलो तक का देखा है। मैंने ब्लैक बंगाल में 800 ग्राम दूध देखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि वहाँ अपने लोकल एरिया में मेहनत करनी पड़ेगी उन अच्छे जानवरों को ढूंढने के लिए, है ना। अगर आप उन जानवरों को, अच्छे जानवरों को ढूंढ लेते हैं ना, तो फिर आपकी प्रोग्रेस होती ही चली जाएगी, क्योंकि वो उस क्लाइमेट में बहुत अच्छे से अडेप्ट होती है, मरने का खतरा नहीं रहता है। और अगर फीड में भी जो है उसको सब पता रहता है कि हमें कौन सा खाना है ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या है कि आपका जहाँ फार्म खोले वहाँ पर पानी नहीं रुकता हो, नस्ल का चुनाव आप मार्केट और
फीडिंग कंडीशन और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, इन 3 को ध्यान में रख के करें। तीसरी बात कि जब आप अपना, जैसे किसान तो किसान जो है वो अगर फसल से ज़्यादा फायदा लेना है तो वो कई चीज़ों के साथ एक चीज़ पर बहुत ध्यान देता है कि मेरा बीज बढ़िया होना चाहिए। तो ऐसे ही आपके जो फाउंडेशन स्टॉक के एनिमल हैं जिनको आप इनिशियली खरीद के मल्टीप्लाई करोगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो शेड में तो बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जो जानवर हैं वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी के लेके आते हैं, तो वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती है ना। जैसे 0 + 0 = 0, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, अच्छा और एक और गड़बड़ी करेंगे, फीमेल अच्छी ले आएंगे, मेल बहुत खराब लेके आएंगे। जबकि आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली जो एक मेल है उसका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आपके फार्म पे 30 मादाएं हैं तो 30 मादाओं के बराबर है। तो इसलिए आपको जो है जो मेल है एक्स्ट्रा पेमेंट मिले, है ना, एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ मिले, फिर भी जो है मेल आपको हाई पोटेंशियल लेके आना है, जो है अब वो एक अलग चीज़ें हैं कि साहब हाई पोटेंशियल कैसा है ना। तो उसमें भी क्या है कि जैसे पहली बात तो क्या है कि अपनी जो नस्ल है, नस्ल के अनुरूप उसकी जो बॉडी लेंथ, बॉडी साइज और ब्रीड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो होने चाहिए। फिर जो है उसकी माँ के नीचे पर्याप्त दूध होना चाहिए। अब कुछ लोग पुराने बैच में हमसे क्वेश्चन करते थे कि हम तो मीट के लिए पाल रहे हैं तो दूध की क्या जरूरत है। दूध जो है वो इसलिए चाहिए कि जो बकरी के बच्चे हैं, है ना, उनको पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके जिससे उनकी ग्रोथ अच्छे से, ठीक है ना। तो एक आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, तो घुमा दूँ आपको। अच्छा, अब क्या है कि जैसे जो मेल है तो वो सेक्सुअली मैच्योर, तो जैसे जो स्मॉल साइज ब्रीड हैं उनमें 8-9 महीने में, मीडियम साइज में 10-11 महीने में, लार्ज साइज में 12 महीने में मैच्योर हो जाता है। लेकिन आपको ब्रीडिंग में यूज करना है, जैसे ब्लैक बंगाल है, स्मॉल साइज ब्रीड है, तो 1 साल का हो जाए तब यूज करना है। बर्बरी, संगमनेरी, उस्मानाबादी, इस तरह की जो ब्रीड है मीडियम साइज की, उनमें जब वो 14 महीने का हो जाए, और जमुनापारी, बीटल, झकराना, सिरोही जो बड़े साइज की हैं, गुजरात में झालावाड़ी, गोविंदवाड़ी वगैरह भी है, तो जब वो 16 से 18 महीने का हो तो तब आप उसको यूज़ करें। तो वो ऐसे ही फीमेल के केस में भी होता है। जैसे ब्लैक बंगाल है तो वो क्या है कि 4-4.5 महीने में ही स्ट्रेस एग्जीबिशन शो करने लगती है ना, या बर्बरी है ये 6 महीने में करने लगती है। लेकिन जो मैथमेटिकल माइंड सेट के लोग होते हैं या MBA किए होते हैं, जो हर एक चीज़ में अपना इकोनॉमिक्स देखते हैं, तो वो वहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है कि ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम में थोड़ा सा जो ऑप्टिमाइजेशन है और हर एक चीज़ का अपना ये है कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो सस्टेनेबिलिटी है। तो अब मान लीजिए कि बर्बरी है, उसकी जो ऑप्टिमम एज है ब्रीडिंग के लिए फर्स्ट उसके लिए, तो वो मान लीजिए 9 या 10 महीने है और उसका वेट 16 kg है। लेकिन अगर आप 5-6 महीने की एज तक करा लेंगे तो ना तो वो फिजिकली और फिजियोलॉजिकली मैच्योर नहीं, तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो अंडर वेट होंगे, कम बर्थ वेट के पैदा होंगे। जब वो कम बर्थ वेट के पैदा होंगे तो उनकी ग्रोथ भी ओवर द पीरियड कम होगी। दूसरी बात, जो माँ है ये भी जल्दी बीमार हो सकती है, इसके नीचे पर्याप्त दूध भी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा तो बच्चों को भी दूध नहीं खिला पाएगी। दूसरा क्या है कि जो सब्सिक्वेंट फिर जो हीट वगैरह आएगी तो वो इसमें टाइम से नहीं आएगी, तो आप जो है ना लॉन्ग रन में से कोई फायदा नहीं लेंगे बल्कि लॉस में जाने वाले हैं। लेकिन लोग नहीं मानते है ना कि 2 महीने का कौन एक्स्ट्रा खिलाए,
इस तरह की कैलकुलेशन के साथ आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो अगर हमें मतलब जो एक मिनिमम निर्धारित स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करना है ना। तो जो स्मॉल साइज है उनका जो है 7 से 9 महीने, जो मीडियम साइज है फीमेल के केस में 9 से 11 महीने, और जो लार्ज साइज हैं उसमें आप 13 महीने से 14-15 महीने। मैंने ये 1-2 महीने का इसलिए बताया है क्योंकि ये जो है क्लाइमेट से भी, हाँ, क्लाइमेट से भी गवर्न होता है, साथ ही साथ बॉडी वेट भी मैटर करता है ना। तो ये है। अब क्या है कि अगर जो है ना किसी मतलब सबसे ज़्यादा अगर हाई क्वालिटी फीड की रिक्वायरमेंट होती है ना, मतलब क्या कहना चाहिए कि बैलेंस फीडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है, तो वो होती है एडवांस प्रेगनेंसी। किसी में भी, शीप हो, गोट हो, काव हो, बफेलो। तो गोट के केस में जब उसके बकरी के जाने में 1.5-2 महीने का समय शेष हो, तो उस समय आप उसे जितना भी दाना दे रहे हैं उसका डबल आप दीजिए, है ना। तो इसके इतने सकारात्मक प्रॉफिटेबल रिजल्ट आएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसकी खुद का हेल्थ अच्छी होगी, बकरी की हेल्थ अच्छी होने से वो दोबारा जब रिब्रीड करेंगे तो जल्दी से रिब्रीड कर पाएंगे। उसके नीचे कोलेस्ट्रम ज़्यादा होगा, ज़्यादा मिलेगा, है ना। जब बच्चे को कोलेस्ट्रम ज़्यादा मिलेगा तो उसकी फिटनेस अच्छी रहेगी। बकरी को दूध, बकरी के नीचे दूध ज़्यादा आएगा, उसका मेमोरी ग्लैंड सिस्टम पहले से ही क्लीन अप हो जाएगा, ठीक है ना, दूध उससे ज़्यादा मिलेगा। तो बच्चों की भी जो ग्रोथ है, सर्वाइबिलिटी है, वो ज़्यादा होगी। और जो उसकी जो लॉन्जिविटी है, यानी ज़्यादा दिनों तक जीवित रहने की दर है, वो अच्छी बनी रहेगी। साथ ही साथ ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर जैसे बकरी की कंडीशन, जो फिजिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, और आप उससे जल्दी से रिब्रीड करा दें, जैसे अभी उसने बच्चा दिया, फिर आप 1.5-2 महीने के बाद करा दें, तो वो कंसीव कर जाएगी, बच्चा भी देगी, लेकिन उसकी जो प्रोलिफिकेशन है, ज़्यादा बच्चा देने की दर है, वो कम हो जाएगी, तो आपको जो है ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या है कि जो बकरी के बच्चे हैं उनकी जो है ज़्यादातर जो ग्रोथ है वो 2 महीने से लेकर और 8-9 महीने के बीच में होता है। तो इस समय जो दाना है उसमें समुचित मात्रा में प्रोटीन होना जरूरी है। आपको बताया जाएगा कि हम किस स्टेज में स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज को कितनी क्वांटिटी में दाना देना है, एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, है ना, और इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम में कितना देना है। अगर आप फैटनिंग के लिए बकरी पाल रहे हैं, ईद के लिए बकरी पाल रहे हैं, तो उनको कितना दाना देना है, ये आपको दाना देने वाली क्लास में बताया जाएगा। अगर वो कहीं मिस करें तो आप उनसे पूछिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ों वो मैटर करती है। इसके अलावा क्या है, नॉर्मल प्रैक्टिकल बात है, ये तो मैं कैसे कह देते हैं कि हाँ साहब जो बकरी दूध देने वाली है उनको इतना दाना देना है, लेकिन जो बकरी ज़्यादा बच्चे देती है, जल्दी बच्चे देती है, या ज़्यादा दूध देती है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि उसकी फीड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा करते नहीं। लेकिन आप अपने ऐसे एनिमल्स को मार्क कर लें, आइडेंटिफाई कर लें। अब ऐसा तो है नहीं कि जो बकरी आधा लीटर दूध दे रही है उसे भी आप आधी किलो दाना दें, और जो 4 लीटर दे रही है उसे भी आप आधा किलो दाना दें। अगर ऐसा करेंगे तो वो उसका जो है, ज़्यादातर किसान करते हैं ऐसा ही, है ना, बराबर सा ही करते हैं, ऐसी बात नहीं बनेगी। ये वो चीज़ें हैं जिनसे कि आपके यहाँ जो है ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट ज़्यादा। अलग अलग नहीं रखना पड़ेगा। उसमें क्या है, जैसे कि एक आपका सेट है, ठीक है ना, देखो ये तो है, ये जब भी आप हम
अगर हम कमर्शियल गोट फार्मिंग की बात करते हैं तो आप टैगिंग जरूर करेंगे, उनके नंबर जरूर लगाएंगे। एक अच्छे मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि कौन बकरी हमारी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है ना। तो आपके पास इतना स्कोप रहता है कि आप वहाँ पे पार्टीशनिंग करके छोटी मोटी, क्यों जब आप दाना डालते हैं भूसा चारा सबको जो खा रहे हैं खाने दो, लेकिन वहाँ पे आप उनको एक्स्ट्रा फीडिंग या सप्लीमेंट्री फीडिंग कर सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा जो है घर में ना ज़्यादा अच्छे से काम करता है तो माँ जो है चुपके से आके उसके में घी डाल दे, कुछ और चीज़ें देगी, ट्रेडिशनल चल आ रहा है। या बच्चा वो ज़्यादा पढ़ता है ना, हाँ ऐसा होता है। तो वो लेकिन ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो बकरी 4 लीटर दूध दे रही है ना, वो ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित होगी बजाय जो आधा लीटर दूध दे रही है, अगर दाना उसको नहीं मिला। ज्यादा और कम हम समझे नहीं। ऐसा है कि कोई बकरी जब मतलब बकरियों का एक्चुअली क्या है, जो लोग बकरी पालते हैं ना उनको तो ये समझ में आ जाता है कि अगर मेरे पास 20 बकरियां हैं तो 20 बकरियों में ऐसा नहीं है कि सारी बकरी 1 लीटर दूध देगी। कुछ बकरियां ऐसी होंगी जो 400 ग्राम दूध देंगी, कुछ 700 ग्राम देंगी, कुछ 1 लीटर देंगी, कुछ 1.5 लीटर देंगी। मान लीजिए अगर जमुना पारी है, बीटल है, जकराना है, कोई 2.5 लीटर देगी। तो हमें जो है उसकी दूध की रिकॉर्डिंग करनी है और आपका एक लेक्चर होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि रिकॉर्डिंग के क्या फ़ायदे हैं, कब कब करनी चाहिए, और इससे जो है जानवरों का जो सिलेक्शन है और जो प्रॉफिट है, फीड मैनेजमेंट है, उसमें इसका क्या रोल है। अब जो बकरी के नीचे दूध जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बकरियों के नीचे 3 लीटर दूध होगा। अब जमुना पारी फार्म पे जहाँ पे गए हैं तो हार्डली 5-6 बकरी ऐसी हैं जिनके नीचे 3 लीटर दूध है। तो उनको जो है आपको एक्स्ट्रा फीड देना चाहिए। हम कह रहे हैं हाइपोथेटिकल मत कहिए। ये मैं इतने केजी के गोट्स को इतना डाइट दीजिए, इतना केजी वाले को इतना दीजिए, इतना दूध वाले को इतना दीजिए, वो बताइए। हम लोग सर सीधा ऐसा है कि एक्चुअली न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट जो न्यूट्रिशन की क्लास है वो एक अलग एस्पेक्ट है, इसलिए हम डाटा भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने डाटा देंगे हम जब आपको डाटा मिलना चाहिए। हमने बिल्कुल मिलेगा आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। की क्लास होगी। उसमें क्या है कि वो आपको बताएंगे कि पर केजी जैसे 1 लीटर दूध है तो आपका जैसे जो दाना है, जो मिल्क के लिए फीड रिक्वायरमेंट है, वो आधा केजी है, और पर एडिशनल लीटर ऑफ मिल्क आपको आधा